वेलकम स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ सॉल्व करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो इसके जो चैप्टर 1 है अप्लाइड फिजिक्स 2 के चैप्टर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं। तो इसके 2 पार्ट 1 से 40 तक के जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो 2 वीडियो में कराए गए हैं। तो 2 लेक्चर इसके पहले वाले वहां से फॉलो करके देख सकते हैं। तो ये आज इसका तीसरा पार्ट है। तो चैप्टर 1 का ये तीसरा पार्ट अंतिम पार्ट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM, यानी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, नन ऑफ एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शंस में ए पर हम देखते हैं। तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो हमारा एनर्जी है ये स्टैटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी है या स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी की या पिंड की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो इसको आसानी से डिराइव भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे? तो इस तरह से हम डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर और SHM करते हुए पिंड की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो आयाम और डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है माइनस के साथ। तो इस तरह से हम v की वैल्यू यहां पुट करेंगे हाफ mv स्क्वायर में। तो क्या होगा? यहां पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हम स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा हाफ m, तो एक्चुअल में v के साथ ओमेगा भी रहेगा। तो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर जब हम v की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ये होगा। तो m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। तो वेलोसिटी मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल पाएंगे। k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सेकंड ऑप्शन हमारा काइनेटिक एनर्जी यानी इस गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आंसर हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म हमारा काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा। और फिर इसके आगे हम अन्य ऑप्शंस देखते हैं। ये ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, बी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो यहां पर 3 ऑप्शंस हैं। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो चौथे ऑप्शन का सवाल ही नहीं। तो इस तरह से इसमें हमने बी ऑप्शन देख लिया, ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का है। तो स्थितिज ऊर्जा ये हमारा ए ऑप्शन है। तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? तो इसका डेरिवेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में मालूम है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और फोर्स का इक्वेशन हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए। तो a की वैल्यू रख देंगे F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हम एक ग्राफ खींचेंगे y और F यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का हम ग्राफ खींचेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कर्व चूंकि डिपेंडेंसी लीनियर डिपेंडेंसी है, यानी F और y एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का एरिया ही हमारा
पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया हम निकालेंगे, ये लेंथ f हो गई और ये लेंथ y मान लेते हैं। f की वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर y, और ये लेंथ y है। तो ये क्या हो गया, एरिया u इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ। तो ये हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का एरिया हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाफ f इंटू y। तो ये हो गया हाफ, माइनस साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे एनर्जी में। फोर्स का माइनस साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही कंसीडर करेंगे। तो फोर्स की वैल्यू रख दिया m ओमेगा स्क्वायर y, और y यहां पर है। तो ये सीधे सीधे आ गया y इक्वल टू u इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस तरह से f में हम y का मल्टीप्लीकेशन किया और हाफ कर दिया हमने। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और यही पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसके डेरिवेशन में हमने एक ग्राफ खींचा जो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल, और इस ग्राफ का जो एरिया आया नीचे का, वही एरिया एक समकोण त्रिभुज मिला। उस समकोण त्रिभुज का एरिया जो है हमारा हाफ f इंटू वाई, f और y की वैल्यू रख दिया हमने, और यहाँ पर f की वैल्यू रखेंगे, y इटसेल्फ रखा हुआ है। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका सम होती है। तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सम है। और हम देख रहे हैं y स्क्वायर यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, इनके साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी इक्वल है। तो इसलिए ये दोनों टर्म कट गए और ये बचा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। चूंकि नेगेटिव प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे, केवल हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हुआ। तो इस तरह से ये जो हमारा ऑप्शन सी है यही करेक्ट ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है। टोटल एनर्जी जो है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर नहीं करती, यानी केवल आयाम और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर निर्भर कर रही है और साथ ही साथ मास पर निर्भर कर रही है। तो टोटल एनर्जी अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, आयाम कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करेंगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती हैं। तो इसी को हम, यानी काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम सरल आवर्त गति में ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरे में रूपांतरण ही ऊर्जा का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, on increasing the effective length of simple pendulum, on increasing the effective length of simple pendulum time period will, यानी सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई जिसको हम L से लिखते हैं, बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, डिक्रीजेस घटता है, कांस्टेंट स्थिर रहता है। डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो सही होगा, डी ऑप्शन पहले से ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपान जी, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपान जी, ये फार्मूला है। और इसमें प्रभावकारी लंबाई बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव लेंथ अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रभावकारी लंबाई तो ये T भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर T का मान बढ़ता है। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सरल लोलक की
प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आल्सो इंक्रीजेस। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इमर्जिंग सिंपल पेंडुलम, ऑन इमर्जिंग सिंपल पेंडुलम इनटू लिक्विड टाइम पीरियड विल, यानी सरल लोलक को द्रव में डुबाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस है, इंक्रीजेस बढ़ता है, डिक्रीजेस घटता है, कांस्टेंट स्थिर रहता है, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जब हम अपने सिंपल पेंडुलम को लिक्विड में डुबोएंगे यानी द्रव में डुबाएंगे तो क्या होगा, उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण वहां लग रहा है सिंपल बॉब पर, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और गुरुत्वीय त्वरण G डैश डिक्रीज कर जाएगा। तो जो हमारा ओरिजिनल G है उससे कुछ कम हो जाएगा। तो इस कारण से G के कम होने से टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, G की वैल्यू कम होगी, G की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से सरल लोलक को द्रव में डुबाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो G यहां पर डिक्रीज कर रहा है, तो G डिक्रीजेज ऑन इमर्जिंग इन लिक्विड सिंपल पेंडुलम, यानी सरल लोलक को द्रव में डुबाने पर इसका G का मान घटता है। तो G का मान घटने के कारण जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो बढ़ेगा, तो इंक्रीज करता है। ऑन इमर्जिंग द सिंपल पेंडुलम इनटू लिक्विड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज, यानी सरल लोलक को द्रव में डुबाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है इसलिए बढ़ जाता है ये आवर्तकाल। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्यों घटता है, क्योंकि जब द्रव में हमारा सिंपल पेंडुलम डुबाया जाता है तो बॉब के ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स आता है द्रव के अपथ्रस्ट, यानी द्रव बॉब को ऊपर की ओर ढकेलता है, तो इस कारण से जो इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट, यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम होता है, किस विस्थापन पर ये कण का वेग अधिकतम होता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट व्हिच पोजीशन, ऑप्शंस है मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन दूरतम स्थिति y इक्वल टू a, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन दूरतम स्थिति y इक्वल टू माइनस a, या y इक्वल टू a बाई 2, ये लास्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से ये पूछा जा रहा है वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी। तो स्थितियां क्या क्या है, मीन पोजीशन पर जहां y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू a हमारा ये हो गया दूरतम स्थिति, y इक्वल टू माइनस a इधर हो गया दूसरी तरफ, जब हमारा सरल आवर्त गति करता हुआ कण दूसरी तरफ जाएगा तो y इक्वल टू माइनस a हो गया। तो इस पोजीशन पर y इक्वल टू a बाई 2 ये मिडिल में हो गया, इन दोनों के O से A के बीच में a बाई 2 आ गया। तो किस स्थिति पर इस कण का वेग अधिकतम है, तो वेलोसिटी का हम फार्मूला लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v मैक्सिमम हम कैलकुलेट करते हैं, v मैक्स कब होगा, यहां पर देख रहे हैं y घटने वाला टर्म है, घटने वाले टर्म को हम 0 कर दें, y की वैल्यू मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही हो सकती है, क्योंकि माइनस a करेंगे y की वैल्यू तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम y की वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 0 से नीचे की y नहीं है, तो मेन पोजीशन पर ही हम वैल्यू रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आएगी ओमेगा a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया a ओमेगा। तो इस तरह से ये a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, कहां पर, एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होती है इसकी सिंपल पेंडुलम की, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी y इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन पर
मैक्सिमम वेलोसिटी ये एक्वायर करता है। तो जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन पर आता है उसकी स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे जैसे दूर जाएगा किसी भी साइड तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती रहती है क्योंकि वाई का मान बढ़ता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मीन पोजीशन पर कण का वेग अधिकतम होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि y की वैल्यू a रखेंगे या -a रखें तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो गई। तो कण यहां पर पहुंचे चाहे इधर पहुंचे वहां वेलोसिटी 0 हो गई। फिर ये रिटर्न होता है, इधर से भी रिटर्न होता है, इधर से भी रिटर्न होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिडिल पोजीशन पर, मिनिमम वेलोसिटी किसी एक साइड दूरतम स्थिति पर, चाहे इधर भी ले लें चाहे इधर, तो वहां पर मिनिमम वेलोसिटी होती है। तो इस तरह से v मैक्स हमारा मिडिल में हो गया और v मिनिमम साइड में हो गया। किसी भी साइड पर वेलोसिटी मिनिमम है, ये मिनिमम वेलोसिटी 0 है और मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज मैक्सिमम एट। सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अधिकतम होता है। ऑप्शंस वही हैं चारों जो पहले थे। इसमें एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है ए, एक्चुअल में ए सिंबल हम क्या करते हैं एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर लिया, तो अल्फा लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये फार्मूला होता है। तो अल्फा इज मैक्सिमम, मैक्स कब होगा जब वाई इज मैक्सिमम। तो वाई मैक्सिमम कितना होता है ए या -a। तो y की वैल्यू मैक्सिमम होती है a या -a, दोनों मैक्सिमम है। तो इससे हमें अल्फा मिलेगा, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a। तो इस तरह से ये अल्फा मैक्सिमम हमारा मिल गया। कहां पर मिला जब y की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इस तरह से जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन दोनों पर हमारा ये कण का त्वरण अधिकतम होगा। तो ये मेन पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पॉइंट हमारा +a हो गया y इक्वल टू, और ये -a हो गया। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, y इक्वल टू जब 0 है तो अल्फा की वैल्यू भी 0 हो गई, और यहां पर अल्फा मैक्सिमम हो गया कैलकुलेशन से। तो ये आ गया y की वैल्यू a रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर a आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर a आ गया, और यहां पर y की वैल्यू -a रखा तो अल्फा इक्वल टू, अल्फा मैक्सिमम इक्वल टू, यहां भी हम ओमेगा स्क्वायर a। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी एक्सेलरेशन की आ गई। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट, बोथ एक्सट्रीम पॉइंट। तो a पर भी मैक्सिमम है ओमेगा स्क्वायर a। माइनस साइन केवल दिशा को इंडिकेट करता है, तो माइनस साइन हम यहां इंक्लूड करके नहीं चलेंगे, डायरेक्शन को इंक्लूड करता है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट हमारा एक्सेलरेशन है। तो माइनस साइन केवल डायरेक्शन के लिए, इंडिकेशन के लिए लगाया गया है। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा ओमेगा स्क्वायर a के बराबर ही होगा। तो इस तरह से यहां भी मैक्सिमम हो गया, यहां भी। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर ये सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अधिकतम होता है, और मिडिल पॉइंट यानी मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के उल्टा हो गया। वेलोसिटी हमारा मिडिल में मैक्सिमम हो गई, एक्सट्रीम पॉइंट पर 0 हो गई थी, यहां क्या हो गई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिडिल में 0 हो गया, वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम हो गए। तो इस तरह से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की जहां तक बात है तो दोनों पॉइंट्स हमारे सही हैं। दूरतम स्थिति y इक्वल टू a, y इक्वल टू -a, दोनों पर हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और इस वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर a लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्री ऑसिलेशन। मुक्त दोलन क्या होते हैं। तो मुक्त दोलन क्या होते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम, यानी आयाम के साथ, आयाम समय के साथ घटता जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है। फ्री ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेशन है जहां आयाम समय के साथ घटता जाता है, नो। एम्पलीट्यूड
इंक्रीजेज विथ टाइम, यानी आयाम समय के साथ बढ़ता जाता है, यह भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फ्री ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, यानी आयाम समय के साथ स्थिर रहता है, तो इनको हम फ्री ऑसिलेशन या मुक्त दोलन कहते हैं। तो मुक्त दोलन में आयाम समय के साथ स्थिर रहता है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन के करेक्ट होने का सवाल ही नहीं। तो जो हमारा कणों के आयाम है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं। तो ये फ्री ऑसिलेशन में हम इस तरह से एम्पलीट्यूड को फिक्स कर देंगे। तो ये मुक्त दोलन हमारे जिनके आयाम समय के साथ बदलते नहीं है, एम्पलीट्यूड फिक्स रहते हैं। ये ए हो गया, ये भी आयाम ए हो गया, यहां भी आयाम ए है। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड हमारे फिक्स है। तो इसको कहते हैं हम मुक्त दोलन फ्री ऑसिलेशन, जिसमें आयाम एम्पलीट्यूड समय के साथ बदले ना, या तो ये कहलाता है आयाम समय के साथ स्थिर रहते हैं, एम्पलीट्यूड्स रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। फ्री ऑसिलेशन हमारे सी ऑप्शन सही है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट इन फ्री ऑसिलेशन या मुक्त दोलन में आयाम समय के साथ स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डैम्ड ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन क्या होते हैं? ऑप्शंस वही सब ऊपर वाले हैं 48 क्वेश्चन के। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम, आयाम समय के साथ घटता है, बी ऑप्शन। एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज विथ टाइम, आयाम समय के साथ बढ़ता जाता है, तो एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, आयाम समय के साथ स्थिर रहता है, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ए बी सी में से कोई एक सही होगा। तो डैम्ड ऑसिलेशन यानी अवमंदित दोलन ऐसे दोलन होते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिके होता रहता है, तो इसको डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो डैम्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ लगातार घटते हैं, तो इस तरह के ऑसिलेशन को अवमंदित दोलन कहते हैं। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो लगातार टाइम के साथ डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो आयाम एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम, आयाम समय के साथ घटता है, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम अवमंदित दोलन या डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इस डैम्ड ऑसिलेशन में वस्तु क्या करेगी, दोलन करते करते एक समय बाद रुक जाती है। जैसे हमारे सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम की गति है, वो गति कैसे है? सिंपल पेंडुलम में जो दोलन होते हैं वो शुरू में ज्यादा आयाम के होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका आयाम समय के साथ घटता जाता है और एक स्थिति ऐसी आएगी सिंपल पेंडुलम रुक जाएगा, तो उसको हम कहते हैं उसके दोलन को डैम्ड ऑसिलेशन। ये ऐसा क्यों हुआ सिंपल पेंडुलम में? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यानी वायु के प्रतिरोध के कारण जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो धीरे धीरे उसका बॉब गति करना कम एम्पलीट्यूड से गति करता रहता है, कम आयाम से आयाम धीरे धीरे घटता हुआ अंत में जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम टाइम डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग इको क्लियरली, यानी प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए न्यूनतम समयांतराल क्या होता है? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समयांतराल क्या होता है उसको हम कहते हैं ये जब समयांतराल न्यूनतम समयांतराल ऐसा समयांतराल होता है, ऐसा टाइम डिफरेंस होता है जिसमें हम इससे कम टाइम डिफरेंस पर अगर साउंड हमारे तक आई तो इको नहीं सुनाई देगी। ये इको प्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति हो गया, और वहां से यानी साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल की, इधर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, साउंड रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हुई। तो इस प्रक्रिया में जितना टाइम लगा, अगर ये टाइम क्या है 1/10 यानी 1/10 सेकंड से ज्यादा है या इसके बराबर है, तभी जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति है उसको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ये स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो टाइम है वो 1/10 सेकंड होता है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो 1/10 सेकंड के बाद अगर प्रतिध्वनि सुनाई आ रही है हमारे पास, इको रिफ्लेक्ट होकर साउंड, तो ये हमारा जो ऑब्जर्वर है जिसने ये साउंड प्रोड्यूस की, मैन ने, वो इको सुन पाएगा, अदरवाइज इको नहीं सुन सकता। तो इको को क्लियरली सुनने के लिए 1/10 सेकंड से ज्यादा का या इसके बराबर का अंतराल होना चाहिए, किसमें? ध्वनि प्रोड्यूस करने में। ध्वनि प्रोड्यूस किया और फिर ये गई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस होके आई,
तो इस प्रक्रिया में 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए वापस आने में, नहीं तो फिर कम से कम 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए, नहीं तो फिर साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देगी इस साउंड प्रोड्यूसिंग व्यक्ति को। तो साउंड को इको को क्लियरली सुनने के लिए जो गैप है वो कम से कम 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में। तो इस तरह से इको हमारा कम से कम 1/10 सेकंड में सुनाई देना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है इसको निकाल सकते हैं। टाइम कितना है 1/10 सेकंड, और हमारे जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी है 320 मीटर पर सेकंड या 330 मीटर पर सेकंड जो साउंड की स्पीड है एयर में। तो इतनी वेलोसिटी है और 1/10 सेकंड ट्रेवल करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x = vt 330 × 1/10, तो ये 33 मीटर डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करेगा। 33 का मतलब 16.5 मीटर इधर साइड से ट्रेवल करेगा और फिर अगले साइड से रिफ्लेक्ट होकर जब आएगा तब भी 16.5। तो इस तरह से जो हमारा इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस है, इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस यानी जो व्यक्ति है और जो परावर्तक तल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका कम से कम 16.5 मीटर यानी 16.5 मीटर दूरी होना चाहिए कम से कम, तभी इको सुनाई देगी। इससे ज्यादा दूरी पर है तो इको सुनाई देगी, इससे कम दूरी पर है तो साउंड पहले आ जाएगी 1/10 सेकंड से, इसलिए साउंड यानी इको सुनाई नहीं देगी। तो इको सुनने के लिए मिनिमम टाइम क्या चाहिए हमें 1/10 सेकंड और मिनिमम डिस्टेंस 16.5 मीटर होनी ही चाहिए, तभी इको क्लियरली सुनाई देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 क्वेश्चन, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि के अभिलक्षण कौन कौन से हैं या कौन कौन से ध्वनि के अभिलक्षण होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ऑप्शन 1 ए इंटेंसिटी तीव्रता, बी लाउडनेस प्रबलता, पिच तारत्व, डी क्वालिटी गुणता एंड ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी। तो हम सभी लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के 4 अभिलक्षण है। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो चारों अभिलक्षण यहां दिए हुए हैं, इंटेंसिटी तीव्रता, लाउडनेस प्रबलता, पिच तारत्व, क्वालिटी गुणता। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसको हम सारे ऑप्शन पढ़ के ही आंसर देंगे, ऑल ऑफ एबव। तो उपरोक्त सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हैं, ध्वनि के अभिलक्षण हैं, इनके द्वारा ध्वनि रिप्रेजेंट की जाती है साउंड। व्हाट इज ट्रू अबाउट पिच, तारत्व के लिए क्या सच है या सत्य है। तारत्व के लिए क्या सत्य है, पिच इज फिजिकल क्वांटिटी, तारत्व भौतिक राशि है। सेकंड ऑप्शन, पिच इज साइकोलॉजिकल क्वांटिटी, तारत्व मनोवैज्ञानिक राशि है। एंड बोथ ऑफ एबव यानी ए और बी दोनों करेक्ट हैं, उपरोक्त दोनों। नन ऑफ एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिच हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पिच को मापा नहीं जा सकता, तो पिच हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इस तरह से पिच इज साइकोलॉजिकल क्वांटिटी यानी पिच मनोवैज्ञानिक राशि है, इसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। मेजरमेंट ना करने के कारण यह भौतिक राशि नहीं है, तो पिच को केवल अनुभव कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक राशि है। तो ये ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग हो गया, तो केवल बी सही है। पिच इज साइकोलॉजिकल क्वांटिटी यानी तारत्व मनोवैज्ञानिक राशि है, और जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। पिच ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, लेवल ऑफ लाउडनेस इन डेसिबल इज, प्रबलता का स्तर डेसिबल में होता है। तो किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल में जो लेवल ऑफ लाउडनेस है। तो L = I/I0 ये लेवल ऑफ लाउडनेस का फार्मूला नहीं है। L = log I/I0 ये लेवल ऑफ लाउडनेस का फार्मूला तो है, लेकिन ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो हम इसको जो यूनिट है वो बेल में लिखेंगे। तो इस तरह से BEL ही होता है। तो बेल जो लेवल ऑफ लाउडनेस का मात्रक है वो इसके लिए सही है, तो डेसिबल के लिए नहीं सही है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन हम देखते हैं, C इज 10 log
आई अपान आई जीरो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें जो साउंड हमारा लेवल ऑफ लाउडनेस है उसका यूनिट डेसिबल आएगा, डीबी। और इस तरह से डी ऑप्शन रॉन्ग है। 100 पर ये डेसिबल में नहीं आएगा। तो इस तरह से सी इज करेक्ट आंसर, जिसमें L इक्वल टू 10 log बेस 10 आई अपान आई जीरो, ये फार्मूला होता है लेवल ऑफ लाउडनेस यानी ध्वनि के प्रबलता का स्तर डेसिबल या डीबी में। और जो बी ऑप्शन है ये लेवल ऑफ लाउडनेस है इन बेल यूनिट, यानी बेल मात्रक में लेवल ऑफ लाउडनेस यानी प्रबलता का स्तर। तो इस तरह से जो डेसिबल में प्रबलता का स्तर है वो L इक्वल टू 10 log आई अपान आई जीरो, और जो लॉग का बेस है वो 10 ही होगा। तो 10 यहां पर लॉग का बेस भी है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर हियरिंग और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज, सुनने की न्यूनतम तीव्रता, सुनने के लिए ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता या देहली श्रवणता होती है। तो ऐसी साउंड यानी वो मिनिमम इंटेंसिटी साउंड की जिसको हम या ह्यूमन सुन सकता है वो कहलाती है देहली श्रवणता या थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो सुनने की जो न्यूनतम तीव्रता होती है इंटेंसिटी वो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, और ये इंसान के लिए है। तो ह्यूमन के लिए जो सुनने की न्यूनतम तीव्रता है वो देखते हैं यहाँ आई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जीरो 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, नो ये इनकरेक्ट है। आई जीरो इक्वल टू 10 पावर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी रॉन्ग आंसर है। सी इक्वल टू आई जीरो इक्वल टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी रॉन्ग है। आई जीरो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो आई जीरो की वैल्यू सब लोग रिमेंबर कर लेंगे। आई जीरो यानी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यानी सुनने की न्यूनतम तीव्रता या देहली श्रवणता नाम से जाना जाता है ये। आई जीरो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और यही आई जीरो की वैल्यू हम डेसिबल लेवल ऑफ लाउडनेस जब निकालते हैं तो ये आई जीरो की वैल्यू यहां पुट करते हैं, कांस्टेंट होती है 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर यहां पुट की जाती है, और इससे लेवल ऑफ लाउडनेस निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैबाइन फार्मूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम। अनुरणन काल के लिए सैबाइन सूत्र है। तो वैज्ञानिक सैबाइन ने रिवर्बरेशन टाइम यानी अनुरणन काल के लिए एक फार्मूला डिराइव किया जिसको हम सैबाइन सूत्र या सैबाइन फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो सैबाइन सूत्र T इक्वल टू 10 V अपान समेशन AS, ये रॉन्ग है। T इक्वल टू 0.1 V अपान समेशन AS, ये भी रॉन्ग है। T इक्वल टू 100 V अपान समेशन AS, ये भी रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन T इक्वल टू 0.165 V अपान समेशन AS, यही सैबाइन फार्मूला है। तो ये सैबाइन फार्मूला करेक्ट है। तो रिवर्बरेशन टाइम के लिए सैबाइन सूत्र T इक्वल टू 0.165 V क्या है? वॉल्यूम ऑफ रूम यानी कमरे का आयतन, जिस कमरे में हम रिवर्बरेशन टाइम निकालना चाह रहे हैं उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रूम। और हॉल V हो गया, मीटर क्यूब में है। और समेशन AS क्या होता है? इस कमरे में कुल अवशोषण, टोटल एब्जॉर्प्शन की मात्रा। तो इस तरह से रिवर्बरेशन टाइम 0.165 V आयतन और समेशन AS टोटल अवशोषण या कुल अवशोषण। तो जो कमरा होता है हमारा उसमें बहुत सारी सरफेसेस होते हैं, दीवारें हैं, छत है, खिड़की है और डोर्स हैं। तो उनके द्वारा कुल अवशोषण हम OW यूनिट में निकालते हैं, ओपन विंडो यूनिट में। तो उसको हम कुल अवशोषण कहते हैं और यहां उससे टोटल एब्जॉर्प्शन सिग्मा AS से डिवाइड कर देंगे। तो ये सैबाइन फार्मूले में हमारा रिवर्बरेशन टाइम यानी अनुरणन काल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इन ऑर्डर टू अकर रेजोनेंस व्हिच इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी अनुनाद की घटना होने के लिए आवर्त बल की आवृत्ति, बाह्य आवर्त बल जो होता है उसकी आवृत्ति ओमेगा तथा स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 में कौन सा सही संबंध है? Where n is
एन इंटीजर या एन एक पूर्णांक है। तो अनुनाद की घटना होने के लिए आवर्त बल की आवृत्ति यानी पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज दी गई है। तो बाह्य आवर्त बल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा है और स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी यानी जो ऑब्जेक्ट है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है। तो रेजोनेंस की घटना होने के लिए कौन सा संबंध सही है? ओमेगा इज लेसर देन एन ओमेगा 0 या ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा 0 या ओमेगा इक्वल टू ग्रेटर देन एन ओमेगा 0 या नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो रेजोनेंस यानी अनुनाद की घटना तभी होती है जब बाह्य आवर्त बल यानी कि जो आवृत्ति है ओमेगा, ये ओमेगा 0 के इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। तो पूर्ण गुणित तक कब होगा? जब बी ऑप्शन सही होगा, यानी ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा 0। एन क्या है? इंटीजर है, 1 2 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक वैल्यू होगी। तो इस तरह से ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा 0 यही करेक्ट आंसर है। इसी में हमारा रेजोनेंस होगा जब वस्तु के दोलनों की जो बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति है वो वस्तु के दोलनों की आवृत्ति के पूर्ण गुणित या इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तभी रेजोनेंस यानी अनुनाद की घटना होती है। और इस रेजोनेंस के केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, दोलनों के आयाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं। एम्पलीट्यूड्स ऑफ ऑसिलेशंस आर वेरी मच इंक्रीज्ड, और ये एम्पलीट्यूड बढ़ने की घटना को हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का उपयोग बहुत जगह होता है। रेजोनेंस का उपयोग हम एलसी सर्किट में अपने ट्यूनिंग के लिए करते हैं ताकि हम रेडियो को अपने मनचाहे स्टेशन पर सुन सकते हैं। तो रेडियो में स्टेशन बदलना ही रेजोनेंस का काम है, और वहां एलसी सर्किट होता है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे जो सेंडिंग स्टेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और इस तरह से रेजोनेंस होने के कारण हमें जो स्टेशन के प्रसारण है वो सुनाई देते हैं। क्वेश्चन 57, व्हाट इज यूनिट ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि के अवशोषण की कुल अवशोषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि का कुल अवशोषण अभी उसका जिक्र हुआ था, समेशन एएस, ये कहलाता है टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। ए क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी अवशोषण गुणांक। तो इस तरह से समेशन एएस टोटल एब्जॉर्प्शन होता है, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। और ये इसमें जो स्मॉल ए है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अवशोषण गुणांक होता है। एस सरफेस एरिया सतहों का क्षेत्रफल, और समेशन एएस को एक्सपेंड करेंगे तो A1S1 प्लस A2S2 प्लस A3S3 एंड सो ऑन। तो ये जो जितने भी सरफेसेस हैं हमारे रूम में उन सभी सतहों का क्षेत्रफल से उसके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी अवशोषण गुणांक से मल्टीप्लाई करके सबका सम कर देंगे, तो ये हमारा टोटल एब्जॉर्प्शन कुल अवशोषण निकलेगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो ओपन विंडो यूनिट होती है, OWU से लिखते हैं, ओपन विंडो यूनिट। तो हमारा मीटर ये रॉन्ग आंसर है, सेकंड भी रॉन्ग आंसर है, मीटर पर सेकंड भी रॉन्ग आंसर है। तो डी ओपन विंडो यूनिट कुल अवशोषण की यूनिट हो गई। तो टोटल एब्जॉर्प्शन ओपन विंडो यूनिट में मेजर किया जाता है। तो समेशन एएस का जो मात्रक है वो ओपन विंडो यूनिट OWU, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं O.W.U। तो ये ओपन विंडो यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये अल्ट्रासोनिक्स पर बेस्ड है। मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स आर, यानी पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने की विधियां हैं। पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने की विधियां, मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स आर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर यानी चुंबकीय आकारांतर जनित्र। तो यहां पर आकार अंतर की ये गलत लिखा था, आकार अंतर यानी आकारांतर जनित्र हो गया, चुंबकीय आकारांतर जनित्र मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर। बी ऑप्शन पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत दाब यानी दाब विद्युत जनित्र, इसको हम पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। और मैकेनिकल जनरेटर यांत्रिक जनरेटर। ये तीनों ऑप्शन सही है। मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स
यानी पराश्रव्य तरंगों को इन तीनों मेथड से उत्पन्न किया जा सकता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से भी, पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी, मैकेनिकल जनरेटर यानी यांत्रिक जनरेटर से भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसलिए हम डी ऑप्शन को सही मानेंगे। तो ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी, ये आंसर करेक्ट है। तो जहां एक आंसर हमें टिक करना हो तो हम डी को ही टिक करेंगे, ऑल ऑफ एबव है। तो केवल ए अकेले सही नहीं है, यहाँ बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, तो इसलिए हम ऑल ऑफ एबव पे जाएंगे। तो ये उपरोक्त सभी क्या है, मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स यानी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने की विधियां हैं। पराश्रव्य तरंगों के बारे में हमने बताया था, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक तरंगों वाली आवृत्ति वाली तरंगों को हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक्स वेव्स कहते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग हम अल्ट्रासाउंड करने में करते हैं, जिसकी मदद से हम पेट के आंतरिक भागों की इमेज लेते हैं और पेट में कहाँ गड़बड़ियां हैं, कहाँ पर बीमारी है, इसका पता हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं। क्वेश्चन 59, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इफ लेवल ऑफ लाउडनेस इज 100 dB या 100 डेसिबल? यदि ध्वनि के प्रबलता का स्तर 100 डेसिबल है यानी 100 dB है, तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगी? ध्वनि की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, लेवल ऑफ लाउडनेस यानी प्रबलता का स्तर। ये फार्मूला है डेसिबल में 10 log बेस 10 इंटू लॉग में रहेगा I/I0। तो ये हो गया L = 10 log बेस 10 I/I0। इस फार्मूले में I0 की वैल्यू हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, अभी इसकी चर्चा हुई थी, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यानी सुनने की न्यूनतम तीव्रता कितनी है, 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेवल ऑफ लाउडनेस कितनी है, 100 dB और यहां पर 10 है, लॉग बेस 10 I निकालना है इंटेंसिटी और I0 10⁻12। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 10 यहां से 10 एक 1 0 कैंसिल हो गया, लॉग बेस 10 I/I0 की वैल्यू हम 10⁻12 लिखे हैं। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, हमारा लेफ्ट साइड में 10 की पावर 10 हो गया और राइट साइड में एंटी लॉग लेने पर लॉग खत्म हो गया, I/10⁻12। तो इस तरह से I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 10⁻12 को इधर ले आए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो I = 10⁻10 इंटू 10⁻12। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में घातें हमारी जुड़ या घट जाती हैं, ये डिपेंड करता है पॉजिटिव साइन है कि निगेटिव है। तो 10 की पावर हम यहां पर घटा देंगे, तो घटाने के बाद 12 में से 10 घटाएंगे तो ये -2 आ गया, 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻2 को सॉल्व करेंगे, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 1/100 ये हमारा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। कौन सा आंसर सही है, सी। तो इस तरह से लेवल ऑफ लाउडनेस अगर 100 dB है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर या 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 100 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 100 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यानी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, इसकी चर्चा अभी की गई। I0 =
10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। और इसका क्या है, 100 टाइम्स ग्रेटर है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 100 I0। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ लाउडनेस, यानी यदि ध्वनि की तीव्रता का मान देहली श्रवणता का 100 गुना है तो I0 का 100 गुना है हमारी दी गई साउंड की इंटेंसिटी, तो I इक्वल टू 100 I0। तो क्या है, लेवल ऑफ लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता का स्तर क्या होगा, तो लेवल ऑफ लाउडनेस कैलकुलेट हम उसी फार्मूले से करेंगे। L इक्वल टू 10 log बेस 10 I अपान I0। I की वैल्यू क्या लिखेंगे, I की वैल्यू 100 I0, तो 100 I0 अपान I0, I0 से I0 कैंसिल हो गया, 100 आ गया। 100 को क्या लिखेंगे हम, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2। तो log बेस 10 में हम 2 को इधर ले आएंगे, आगे ले आएंगे, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 log बेस 10, log बेस 10 और 10, log बेस 10 का 10 जो होगा वो 1 हो जाता है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। और यहां 2 इंटू 10 है, तो 2 इंटू 10 हमारा 20 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20 ही रहा, 20 डेसिबल यानी 20 dB आंसर आ गया। तो 20 dB लेवल ऑफ लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता का स्तर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर, सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 डेसिबल लेवल ऑफ लाउडनेस का यानी ध्वनि की प्रबलता का स्तर है। हम इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं। L इक्वल टू log 10 log बेस 10 I अपान I0। I की वैल्यू दी हुई है 100 टाइम्स I0, तो I0 का मान नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे I0 कट जाएगा, तो यहाँ I की वैल्यू 100 I0 लिख दिया और I0 कैंसिल हो गया, तो ये 100 बचा, इसको हम 10 पावर 2 लिखेंगे। और 10 की पावर 2 लिखने के बाद ये जो पावर होती है हम जानते हैं, पावर को आगे ले लिया जाता है, पावर को आगे ले लेंगे तो ये 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और log 10 log बेस 10 ये जो होता है ये 1 होता है, तो log 10 का जो log लेंगे वो 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। तो इस तरह से 20 डेसिबल ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो इसमें से आंसर हमें सेलेक्ट करना था, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, और आंसर हमारा 20 डेसिबल लेवल ऑफ लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता का स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 61। वेव व्हिच रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल, वह तरंग जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम देखते हैं, फाइंड करते हैं वह तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम जरूरी होता है। तो वो तरंग है मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी ऑप्शन बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैकेनिकल वेव ऐसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना मीडियम के भी चल सकती हैं। तो बिना मीडियम के चलने वाली हमारी तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। इस तरह से ए बी दोनों सही नहीं है, तो ए या बी में से दोनों में से एक रॉन्ग हो गया, तो सी सही नहीं है, और डी नन ऑफ एबव ये डिस्कार्डेड हो गया, क्योंकि मैकेनिकल वेव इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो यही आंसर करेक्ट है। तो मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये निर्वात में भी चलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव निर्वात में नहीं चल सकती। ये केवल किसी एक मटेरियल में ही चलेगी, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म का मटेरियल हो उसमें मैकेनिकल वेव चलती है। तो मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल, वह तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं। तो ए मैकेनिकल वेव इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है,
तो इसलिए ये इस कैटेगरी में नहीं फॉल करती हैं। यानी ऐसी तरंगें जो वैक्यूम में चल सकती हैं वही हमारी इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। इसका आंसर वही होगा। तो वह तरंग जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो वो मैकेनिकल वेव नहीं है। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम में भी चलती हैं। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो बोथ हाफ एबव, चूंकि ए रॉन्ग हो गया इसलिए बोथ हाफ एबव रॉन्ग हो गया। डी रॉन्ग हो गया क्योंकि बी सही आंसर है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे को माध्यम में चलने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम 63 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का। इन ए माइन ए मैन हर्ड इको, इन ए माइन ए मैन हर्ड इको आफ्टर 4 सेकंड प्रोड्यूसिंग साउंड, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ माइन, टेक स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। यानी एक मनुष्य खान में ध्वनि उत्पन्न करता है। तो एक माइन है जिसमें मनुष्य ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के 4 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इको सुनने का जो टाइम है 4 सेकंड है। खान की गहराई क्या होगी जब ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से मनुष्य खान में प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये हमारा मनुष्य हो गया, ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगा, ध्वनि वहां तक जाएगी और जो माइन का लास्ट गहराई, जो सबसे निचला हिस्सा है, वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी और मनुष्य को सुनाई देगी। इस प्रक्रिया में 4 सेकंड लगे, यानी 2 सेकंड जाने में लगे साउंड को और 2 सेकंड आने में लगे। तो इस तरह से 2 सेकंड में साउंड द्वारा चली गई दूरी, तो टाइम 2 सेकंड हो गया। 2 सेकंड में साउंड कितनी दूरी चलेगी, यही गहराई निकलेगी। और वेलोसिटी क्या है 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड चाल से 2 मीटर में चलने में 2 सेकंड चलने में कितना समय कितना दूरी तय करेगी। तो यानी 330 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से 2 सेकंड चलेगी। तो x इक्वल टू वी टी 330 इंटू 2, तो ये 660 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। टोटल 4 सेकंड लग रहे हैं साउंड को प्रोड्यूस किया, साउंड चली 2 सेकंड में यहां पहुंची, फिर 2 सेकंड में रिफ्लेक्ट होकर पहुंची। तो इस तरह से साउंड टोटल 4 सेकंड में इको सुनाई दी। तो 2 सेकंड में साउंड द्वारा चली गई दूरी ही इस माइन की गहराई या डेप्थ होती है। तो 2 सेकंड में साउंड कितना चलेगी, इसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी 330 मीटर। तो 2 सेकंड में 330 इंटू 2 660, यानी 660 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में साउंड चल पाएगी, जो कि माइन की डेप्थ है या गहराई है। 660 मीटर हमारे माइन की गहराई या डेप्थ आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 63।